तो बच्चों हमारा जो चैप्टर था लास्ट, जिसमें हमने बात किया था स्थानीय शासन के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, आज जो हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है, जिस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे उसका नाम क्या है, संविधान एक जीवन दस्तावेज। तो इस चैप्टर के अंदर ना हम समझेंगे कि आखिर संविधान में परिवर्तन क्यों होता है, किस किस तरीके से संविधान में हम बदलाव कर सकते हैं, यानी कि संशोधन कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज तक हमारे देश के अंदर ना संविधान में कुल मिला के 106 बार संशोधन हुए हैं, ठीक है। और जो 106वां संशोधन था आपका 106, ये किससे रिलेटेड था? तो ये था ना, अभी 33% आरक्षण देने के लिए बात हुई थी ओबीसी वालों को, ठीक है, जो जनरल आरक्षण था हमारे पास, रिजर्वेशन की बात हुई थी, तो उससे रिलेटेड है हमारे पास ये, ठीक है। तो यानी अब तक अगर हम बात करें ना, तो हमारे देश में कुल मिला के 106 बार संशोधन हुए हैं, 106 बार अमेंडमेंट हुए हैं संविधान के अंदर। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, और शुरू करेंगे हम किसी से कि आखिर संविधान एक जीवन दस्तावेज, जो चैप्टर का नाम है ना, इस चैप्टर के नाम के मतलब ही हम समझते हैं कि आखिर ये संविधान एक जीवन दस्तावेज है क्यों। तो कहते हैं क्या कि संविधान एक जीवन दस्तावेज है, संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में ना स्थिरता नहीं है। देखो, जिंदा कोई चीज जिंदा कब मानी जाती है? जब वो स्थिर ना रहे और उसमें परिवर्तन होते रहे। जैसे कि अगर हम लोग जीवित है ना, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे में बॉडी में ग्रो होता रहता है, हम एक जैसे इकट्ठे कभी भी नहीं रहते, मतलब एक जैसे बिल्कुल नहीं रहते ना। तो उसी प्रकार से संविधान भी एक जीवन दस्तावेज है, और ऐसा हम इस बात से पुष्टि कर सकते हैं क्योंकि संविधान में कभी भी स्थिरता नहीं रही है। स्थिरता का मतलब होता है एक जैसा रहना, नहीं, संविधान में कभी भी स्थिरता नहीं है, इसमें हमेशा गतिशीलता रही है। गतिशीलता ना होता है चेंज होते रहना, ठीक है, और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि संविधान एक जीवन दस्तावेज है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कैसे? तो हम कहेंगे संविधान एक जीवन दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं, और ये स्थायी नहीं है, ये गतिशील रहती है, ठीक है भाई। हाँ, सिंपल। गतिशील में होता है कि समय के साथ ग्रो करते रहना, ठीक है। मान के चलो कल इतनी छोटी रही होगी किताब, अब धीरे धीरे बड़ी होती आ रही है, परिवर्तन होता है, सुना है भाई। अब अगला बात करते हैं, और संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? तो हम कहते हैं संविधान में देश की परिस्थितियों व आवश्यकता अनुसार जो भी परिवर्तन किए जाते हैं, उस परिवर्तन को हम कहते हैं संविधान संशोधन। समझाया भाई दो चीज। संविधान एक जीवन दस्तावेज है, क्यों? तो संविधान एक जीवन दस्तावेज इसलिए है क्योंकि यह स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, इसमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। और दूसरा, संवैधानिक संशोधन से आप क्या समझते हो? तो संविधान संशोधन का अभिप्राय होता है संविधान में समय के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना ही संविधान का संशोधन कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अभी तक समय के अनुसार इसमें कितने परिवर्तन हो चुके हैं? 106। समझ में आया? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना। अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा। तो अगला टॉपिक अगर हम बात करें, तो आपको पता होगा, हमने पहले भी पढ़ रखा है चीज कि संविधान ना दो तरह के होते हैं। एक होता है कठोर लचीला संविधान, और एक होता है आपका कठोर संविधान। दोनों संविधान में अंतर क्या है? देखो, उस देश के संविधान को लचीला माना जाएगा, उस देश के संविधान को फ्लेक्सिबल माना जाएगा, जिसमें आप कोई भी परिवर्तन बहुत ही आसानी से, या फिर मैं ये कहूं तो सामान्य बहुमत के द्वारा कर सकते हो। फिर बता रहा हूं कि उस देश के संविधान को, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को आप फ्लेक्सिबल या लचीला मानते हो, जिसमें आप बहुत ही इजीली परिवर्तन कर सकते हो। इजीली परिवर्तन का मतलब है सामान्य बहुमत के द्वारा। और सामान्य बहुमत होते क्या, बताऊंगा मैं आपको। समझाया चीज? तो उस देश के संविधान को लचीला माना जाता है जिसमें आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हो। और वहीं अगर बात करें तो कठोर संविधान कौन सा होता है? तो उस देश का संविधान कठोर संविधान होता है जिसमें आप आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें परिवर्तन करने के लिए आपको सामान्य बहुमत नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? विशेष बहुमत। तो सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत क्या होता है ये बताऊंगा, और आपको रेफरेंस समझ में आ गई होगी कि मतलब लचीला और कठोर संविधान क्या है। तो लचीला संविधान का मतलब ऐसा संविधान जिसमें आप इजीली परिवर्तन कर सकते हो, और कठोर संविधान का मतलब ऐसा संविधान जिसमें आप आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ में आया? तो बात करते हैं बहुमत वाले। जैसे मैंने बताया ना अभी कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के, एक सामान्य बहुमत और एक विशेष बहुमत। देखो, सामान्य बहुमत का मतलब क्या है कि अगर किसी भी देश के अंदर ना 100 लोग हैं, अगर किसी भी देश के अंदर 100 लोग हैं, तो 100 में से ना केवल 51 लोग वोट कर दे हाँ में, तो परिवर्तन हो जाएगा, या 51 लोग वोट कर दे ना में, तो परिवर्तन नहीं होगा। तो समान बहुमत का मतलब होता है 50% से एक ज्यादा। और वहीं अगर हम बात करें विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत में क्या है, आपको 50% से एक ज्यादा काम नहीं चलेगा, आपको यहां पर चाहिए 2/3 वोट। जैसे कि मान के चलो, मैंने कहा कहीं पर भी 90 लोग हैं, कितने लोग हैं? तो 90 का 2/3 कितना हो जाएगा? 3 के बार में 30 बार में, और 30 दूनी 60। अगर मान के चलो इसी केस में अगर यहां पर 90 लोग होते, तो 90 में समान बहुमत कितना हो जाता है? 90 का आधा, और 45 में एक जोड़ दो,
46। तो आप देख पा रहे हो समान बहुमत और विशेष बहुमत में लगभग 15 लोगों का अंतर है, ठीक है भाई। तो समान बहुमत का मतलब होता है 50% से एक ज्यादा, विशेष बहुमत का मतलब होता है दोनों सदनों में यानी जो लोकसभा और राज्यसभा में कितने तिहाई वोट, 2/3 वोट। समझ आया चीज। और इसलिए जब विशेष बहुमत की बात आती है तो संविधान कठोर बन जाता है, और जब समान बहुमत की बात आती है तो संविधान लचीला बन जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, तो हम कहेंगे भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें तो बहुत इजीली पास हो जाती हैं और कुछ कानून बनाने में काफी समय या विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, आखिर संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम संविधान के अंदर बदलाव कर रहे हैं। तो संविधान में संशोधन की कुल मिला के 4 आवश्यकता बता रखी है मैंने। पहला, क्योंकि हमारा संविधान कैसा है, लचीला संविधान है। तो लचीला संविधान होता ही क्या है, जहां पे संविधान में क्या कर सके, समय के साथ परिवर्तन कर सके। तो भारत में संविधान में संशोधन की या परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान कैसा संविधान है, लचीला संविधान है। समझाया जी भाई, समझाया जी। तो भारत में संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या संविधान है, एक लचीला, फ्लेक्सिबल। समझाया। फिर भाई दूसरा बात करें तो भारत में संविधान या में संशोधन की आवश्यकता, भारत में संविधान के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि समकालीन परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति कुछ ऐसी होती है। समझा चीज, यानी परिस्थिति के अनुसार। जैसे कि अभी आपने देखा था, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा, स्थानीय शासन, तो उसमें हमने देखा था ना कि समय की मांग ऐसी हो गई थी कि संविधान में 2 संशोधन करने पड़े थे। कौन कौन से, 73 और 74। 73 था किसके लिए, ग्राम पंचायत, और 74 था आपका नगर पालिका को लेकर के। समझ भाई, यानी समय की मांग को लेकर के भी ऐसा होता है। और एक कारण था कौन सा, कि हमारे देश का संविधान क्या है, संविधान है लचीला। समझ भाई, 2 कारण समझ आ गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई भारत में संविधान में संशोधन की या परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो 2 कारण है इसके। पहला कारण, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो लचीला संविधान है, और लचीला संविधान होने का मतलब है कि परिवर्तन तो होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरा, भारत में संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उस समय की वो मांग ऐसी होती है, ठीक है, समय की परिस्थिति ऐसी कुछ होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया ना क्या, कि भारत के अंदर स्थानीय शासन के अंदर 1992-93 में परिवर्तन हुए थे, 73वां 74वां, क्योंकि उस समय की मांग थी कि भाई हाँ स्थानीय शासन को लेकर के आना है, एक नया सरकार बनाना है, ठीक है। अगला, तीसरा, संविधान में संशोधन इसलिए भी किया जाता है ताकि विभिन्न वर्गों को क्या किया जा सके, संतुष्टि पहुंचाई जा सके। जैसा कि अभी आपको पता होगा, हाल के समय से पहले ना ये ईडब्ल्यूएस वाला है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्या पहले था, नहीं, अब ये ऐड कर दिया गया क्योंकि जनरल वालों ने डिमांड की ना कि भैया एससी वालों को दे रखा है, एसटी वालों को दे रखा है, ओबीसी वालों को दे रखा है, हमें भी तो दो कुछ। तो यानी कहना कि देश के अंदर ना जितने भी वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्गों को या प्रत्येक जातियों को क्या करना, संतुष्टि पहुंचाने के लिए भी हमें संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। समझा चाहिए, जैसे ओबीसी एससी को आरक्षण देना, ठीक है, याद रखना, ओबीसी को आरक्षण 1789 से पहले नहीं था, 1789 के बाद ओबीसी को भी आरक्षण मिलना शुरू हो चुका था, ठीक है भाई। हाँ, समझा चीज। जैसे 73वें संशोधन के अंदर ग्राम पंचायत में महिलाओं को 1/3 सीट का आरक्षण, समय की मांग, या हम ये भी कह सकते हैं कि वर्गों को, जितने भी वर्ग हैं सब लोग खुश रहे। समझाया। तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता 3 तरह से हो गई, लचीला संविधान है इसलिए परिवर्तन करेंगे, संविधान में संशोधन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि समय की परिस्थिति कुछ ऐसी होती है, ठीक है, जैसे 73वां 74वां संशोधन। और तीसरा, संविधान में संशोधन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम प्रत्येक वर्गों को क्या कर सके, खुश कर सके, संतुष्ट कर सके, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल वालों को आरक्षण देने की बात, ठीक है। फिर बात करते हैं, संविधान में संशोधन की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लेकर आना होता है। जैसे कि मान के चलो, अभी जीएसटी में चेंज आया था ना, जीएसटी टैक्स आया था, उससे पहले जीएसटी टैक्स नहीं था, उससे पहले होता था आपका 2 तरह के टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, बट अब उसे कंबाइन करके क्या कर दिया गया, जीएसटी कर दिया गया। यानी समाज के अंदर आर्थिक होता है पैसों से रिलेटेड, आर्थिक परिवर्तन करने के लिए। समझ भाई आया। ऐसे सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो 3 तलाक वाला कानून हो गया। समझ भाई आया। तो कुल मिला के आपका संविधान में संशोधन की आवश्यकता है 4 कारणों से। पहला, संविधान लचीला है इसलिए परिवर्तन करते हैं। दूसरा, समय की परिस्थिति कुछ इस प्रकार से होती है कि संशोधन करना पड़ता है, समय की ये मांग है 73rd और 74 संशोधन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चप्पल देख लो, ठीक है। फिर तीसरा, हाँ मंदिर वाला भी सामाजिक में आ जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ काम धर्म से रिलेटेड समाज में आ जाएंगे, ठीक है। फिर विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के लिए, और फिर सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं के लिए। ऐसे भी हमने जीएसटी में संशोधन किया था एक ला करके टैक्स में, ठीक है। अब देखो अगला, देखना अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, संविधान में संशोधन के तरीके। देखो संविधान में संशोधन किस तरीके से कर सकते हो, तो संविधान में संशोधन के 2 तरीके हैं।
वही पहला तरीका कौन सा हो गया, सामान्य बहुमत द्वारा, और दूसरा तरीका कौन सा हो गया आपका, विशेष परिस्थितियों में यानी विशेष बहुमत द्वारा। और विशेष बहुमत के लिए ना हमारे देश में एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल कौन सा है, 368। तो संविधान में परिवर्तन करने के दो तरीके हैं हमारे देश में। एक तो आप समान बहुमत के द्वारा कर सकते हो, समान बहुमत जिसमें क्या होता है 50% प्लस में एक वोट चाहिए होते हैं। और दूसरा कहता है कि अगर आपको संविधान में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें समान बहुमत से काम नहीं चलता, विशेष बहुमत चाहिए होता है आपको। ठीक है, तो अब तक देखते हैं हम कि आखिर हमारे देश में ना सामान्य बहुमत के द्वारा कौन कौन से या किन किन चीजों में हम समान बहुमत के द्वारा कानून बना सकते हैं, किस किस केस में या किस किस विषय पे समान बहुमत के द्वारा कानून बन सकते हैं। तो पहला विषय कौन सा होता है, अगर हमें नए राज्यों का निर्माण करना है। अगर मान के चलो लोकसभा के अंदर ना एक बिल पास हुआ कि भाई नए राज्यों का निर्माण करना है, मान के चलो हरियाणा से काट के एक और राज्य बनाना है, या फिर मान के चलो बिहार से काट के एक और राज्य बनाना है, तो उसमें ना समान बहुमत चाहिए। लोकसभा में गए, बिल पास हुआ, और लोकसभा में अगर मान के चलो कितने बंदे हैं, 545 या 543 मान के चलो, तो 545 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग 275-76। तो ये वोट अगर जिसको आ गए, फेवर में अगर आ गए, तो हाँ एक नए राज्यों का निर्माण करने के लिए लोकसभा से बिल पास होकर कहां चला जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी अगर 50% प्लस एक वोट मिल गया और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया तो एक नया राज्य बन गया। समझ आए। तो नए राज्यों का निर्माण करने के लिए अगर हमें कोई संशोधन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, केवल और केवल सामान्य बहुमत चाहिए। ठीक है, फिर वही दूसरा होता है राज्यों की सीमा तय करना या फिर राज्यों का नया नाम रखना। जैसे अभी देखते हो ये जो था हमारे पास कौन सा, इलाहाबाद प्रयागराज बन गया, मुगल सराय डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय। तो ये जब नए राज्यों का हम निर्माण, नए राज्यों के नाम में कोई चेंज करते हैं ना, तो इसके लिए भी आपको कोई ज्यादा बहुमत की आवश्यकता नहीं है, केवल समान बहुमत की आवश्यकता आपको होती है। ठीक है, फिर अगला होता है अगर राज्यों में, यह देखना विवेक, अगर राज्यों में ना उच्च देखो हमें पता है ना कि 6 राज्य ऐसे हैं भारत के अंदर जहां पर 2 तरह की विधानसभाएं हैं। 6 राज्य ऐसे हैं ना जहां पर 2 तरह की विधानसभाएं हैं, जिसमें से विधानसभा होती है निचली और विधान परिषद होती है उचली। तो यदि हमें किसी राज्यों के अंदर विधान परिषद यानी कि ऊंचा विधानसभा स्थापित करना है, जैसे अभी तक 6 राज्यों में, अगर 7वें राज्यों में बनाना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, केवल संसद में समान बहुमत चाहिए। अगर समान बहुमत पे पारित हो गया कानून तो उस राज्य में बन जाएगा, और अगर नहीं उसको हटाना भी है तो भी उसके लिए समान बहुमत ही चाहिए। समझ चीज, ये उच्च परिषद या उच्च विधान परिषद का समझते हो आप कि राज्यों की जो विधायिका होती है ना वो भी 2 तरह की होती है, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। छोटे छोटे राज्यों में केवल एक ही है विधानसभा, जैसे यूपी बड़ा राज्य है तो बिहार बड़े राज्य हैं, तो वहां पर 2 तरह की विधानसभा है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा सेम वही निचली बन जाती है जैसे लोकसभा है, और विधान परिषद वही ऊपरी बन जाती है जैसे राज्यसभा है। ठीक है, अगला सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना। अगर सर्वोच्च न्यायालय के अगर हमें क्षेत्राधिकार या सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अधिकारों को बढ़ाना है ना या उसको कम करना है तो इसके लिए भी क्या चाहिए होगा, आपको सामान्य बहुमत चाहिए। तो सामान्य बहुमत समझ में आ गया किन किन चीजों के लिए चाहिए होता है, राज्यों को निर्माण करने के लिए, राज्यों का नामकरण हो गया, या राज्यों में क्या करना है, विधान परिषद की स्थापना करनी है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना है, तो सबके लिए क्या चाहिए होगा, आपको सामान्य बहुमत चाहिए, यानी 50% प्लस में एक वोट से कानून पास होना होगा एक सदन से। ठीक है, फिर अगर जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर बात किया था किसके बारे में, कि संविधान जीवन दस्तावेज है। फिर हमने बात किया था कि 2 तरह के संशोधन होते हैं आपके, एक होता है आपका लचीला, एक होता है आपका कठोर। फिर हमने यही बात कर लिया था कि आखिर दोनों संविधानों में जैसे आपका एक होता है ना समान बहुमत, एक विशेष बहुमत, दोनों क्या है, फिर समान बहुमत से क्या क्या चीज पास हो सकते हैं और कौन कौन से विशेष बहुमत के लिए आवश्यकता होती है। इन सब के बाद आज जो हमारे पास टॉपिक होता है, छोटा टॉपिक अब 2-3 पेज का, बाकी क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। तो संशोधन के प्रकार देखो, 3 तरह के संशोधन होते हैं आपके। पहला संशोधन होता है प्रशासनिक संशोधन, दूसरा होता है संविधान की व्याख्या में संशोधन, और तीसरा संशोधन कौन सा होता है आपका, आम सहमति से संशोधन। यानी कुल मिलाकर 3 तरह के संशोधन होते हैं। प्रशासनिक संशोधन कौन सा होता है आमतौर पे, तो ये संशोधन ऐसे संशोधन होते हैं जो ना सरकार अपने कामों को सही करने के लिए या कामों को सरल बनाने के लिए करती है। समझे चीज, प्रशासनिक संशोधन वो संशोधन होते हैं जिसका उपयोग या जिसको करने के लिए मतलब जिसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है या जिसमें परिवर्तन इसलिए किया जाता है ताकि लोग ना या सरकार जो है वो अपनी काम को सरल बना सके। मतलब यहाँ पे आप इस तरह से कह सकते हो कि प्रशासनिक संशोधन कौन सा है, तो ऐसा संशोधन या ऐसा परिवर्तन, ऐसा संशोधन या ऐसा परिवर्तन जो कि
सरकार द्वारा अपने कार्यों को सरल बनाने के लिए किया जाए, कार्यों को सरल बनाने के लिए। ठीक है, समझा चीज? मतलब प्रशासनिक संशोधन वो संशोधन है जिसको सरकार किस लिए करती है, ताकि अब उनके कार्य क्या बन सके, सरल हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जीएसटी वाला देखते हो ना, जीएसटी जो संशोधन किया गया था, तो जो जीएसटी संशोधन है हमारे पास वो क्या है, वो इसलिए किया गया ताकि सरकार अपने कामों को क्या कर सके, सरल कर सके। क्योंकि पहले दो तरह के टैक्स होते थे, कौन कौन से, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बट अब उसके स्थान पे एक ही टैक्स आने से कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज जो है वो सरल हो गए। ठीक है भाई। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो संविधान की व्याख्या में संशोधन। संविधान की व्याख्या में संशोधन कौन सा होता है आपका, तो संविधान की व्याख्या में संशोधन का मतलब होता है कि ऐसे संशोधन है जिसमें पूरा सब कुछ परिवर्तन नहीं होता, बस कुछ वर्ड या तो हम जोड़ देते हैं या तो कुछ वर्ड हम हटा देते हैं। समझा चीज? संविधान की व्याख्या में संशोधन का मतलब क्या होता है कि ऐसे संशोधन जिसमें संविधान के पूरे चीज नहीं बदल जाते, बल्कि बस कुछ शब्द या तो ऐड किए जाएंगे या तो कुछ शब्द उसमें से हटा दिए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें ना, तो 1952 अनुच्छेद 352 ना एक वर्ड था, आर्टिकल, अनुच्छेद 352 में ना इमरजेंसी की बात कही गई थी, आपातकाल की बात कही गई थी। अभिषेक, इमरजेंसी 352 में ना आपातकाल की बात की गई थी, जिसमें यह कहा था कि आपातकाल कब लगेगा, आंतरिक अशांति के ऊपर। बट उसमें ना एक वर्ड को और जोड़ दिया गया था। मतलब पहले ये था आपातकाल कब लगेगा देश में, पहले था आपातकाल लगेगा जब देश में क्या होगा, जब देश में क्या होगी, आंतरिक अशांति। पर अब उसमें स्थान में एक और वर्ड जोड़ दिया गया था, कौन सा, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि भाई दो तरह के संशोधन हो गए। एक हो गया प्रशासनिक संशोधन। प्रशासनिक संशोधन कब होता है, तो प्रशासनिक संशोधन तब होता है जब देश की में सरकार ना अपने कार्य को सरल बनाने के लिए काम करती है। जैसे जीएसटी लेकर आना, जीएसटी से कहीं ना कहीं क्या हुआ, सरकार के काम जो हो गए आसान हो गए। दूसरा था संविधान की व्याख्या में संशोधन। संविधान की व्याख्या में संशोधन का मतलब क्या होता है, जिसमें पूरा का पूरा वर्ड, मतलब पूरा का पूरा अनुच्छेद नहीं बदला जाता, बल्कि अनुच्छेद तो वही रहता है। जैसे आर्टिकल 352 में पहले था कि देश में इमरजेंसी लग सकती है कब, केवल अशांति या आंतरिक गड़बड़ी को बोल करके। बट उसमें ना एक वर्ड और जोड़ दिया गया कि आंतरिक गड़बड़ी के साथ साथ क्या होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, यानी कि लोग मारा मारी करने लगे हथियारों के प्रयोग से, तब जाके आपातकाल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और फिर लास्ट होता है कौन सा, आम सहमति से संशोधन। देखो आम सहमति संशोधन का मतलब ये होता है कि जिसमें ना कोई बहस ना हो, मतलब आमतौर पे सब लोग सहमति हो जाए कि हाँ भाई सही है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, और आम सहमति संशोधन में ना एक आपका बहुत पॉपुलर संशोधन होता है, वो होता है 52वां संशोधन। 52वां संशोधन जो किस लिए किया गया था, जो किया गया था दल बदल कानून को रोकने के लिए, मतलब दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए। दल बदल में आप सबको पता है क्या होता था कि मान के चलो एक नेता है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद वहां से चल के अपना सीट किसी के चला गया, बीजेपी में। मतलब इसमें ना जीतने के बाद चला जाता था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नागरिकों को लगता था कि तो हमारे साथ धोखा हुआ, हमने तो ये सोच के वोट दिया कि ये कांग्रेस का है, बट वो बीजेपी में चला गया, तो कहीं ना कहीं नागरिकों के साथ विश्वासघात होता था। इसलिए कुल मिला के 3 तरह के संशोधन होते हैं। प्रशासनिक संशोधन जो सरकार के कामकाज को आसान बनाए, दूसरा संविधान की व्याख्या में संशोधन जिसमें पूरा पूरा परिवर्तन नहीं होता, बल्कि कुछ वर्ड या तो जोड़ दिए जाते हैं तो कुछ वर्ड हटा दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 352 का अनुच्छेद, जिसमें आपातकाल में पहले क्या था कि आपातकाल कब लगेगा, जब देश में आंतरिक अशांति हो, बट अब उसके स्थान पे क्या वर्ड जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। फिर वही एक होता है आम सहमति संशोधन, जिसमें क्या होता है सभी सरकार या जितने भी लोग होते हैं सब सहमत हो जाते हैं बिना कोई बहस किए। जैसे 52वां संशोधन जिसमें था दल बदल कानून को रोकना। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो एक अगला टॉपिक होता है हमारे पास कौन सा, विवादास्पद संशोधन। विवादास्पद संशोधन, देखो विवादास्पद संशोधन क्या होते हैं हमारे पास, तो विवादास्पद संशोधन ऐसे संशोधन होते हैं ना जिसके लागू होने के बाद देश के अंदर विवाद हो जाता है। विवादास्पद संशोधन ऐसे संशोधन है जिसको लागू होते क्या हो जाता है, देश के अंदर विवाद हो जाता है। जैसे कि मान के चलो हमारे देश में ना 2 एग्जाम्पल हैं, एक होता है आपके पास 38वां या 39वां संशोधन, और एक था 42वां संशोधन। ये सारे जितने भी संशोधन है ना, ये सारे के सारे विवादास्पद माने जाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब कब लागू किए गए थे, 1975 में, वो भी कब, आपातकाल के दौरान, जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी ना इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इंदिरा गांधी के द्वारा जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था, उस दौरान जितने भी संशोधन हुए थे उन सबको बाद में दोबारा चेंज कर दिया गया, क्योंकि ये संशोधन ऐसे संशोधन थे जिसपे कहीं ना कहीं लोग देश में विवाद हो गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया था,
क्योंकि जब इंदिरा गांधी 1971 में जब चुनाव जीती थी ना, देखो इंदिरा गांधी जीती थी 1971 में चुनाव, और 1971 में चुनाव कहां से जीती थी? रायबरेली से। कहां से? रायबरेली से। और कहीं ना कहीं यही चुनाव जीतना ना उनके लिए आगे चल के दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1971 में वो चुनाव जीती रायबरेली से, और उनके सामने वाला बंदा जो हारा था ना, राजमोहन राय, वो भी था समाजवादी पार्टी से। और समाजवादी पार्टी के उसी बंदे ने, राजमोहन राय ने क्या कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर के ये केस कर दिया कि इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती 1971 में, उसमें उन्होंने सरकारी मशीनरी का या सरकारी कर्मचारी का उपयोग किया, सरकारी मशीनरी या सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग किया। पर हम सब जानते हैं चुनाव आयोग ये कहता है कि कोई भी नेता या कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी सरकारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान। बट इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, और वही बात जब इलाहाबाद में, और उसने इलाहाबाद में केस भी किया और इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोप सिद्ध भी हो गए। तो उसके बाद इंदिरा गांधी क्या करती है, इस अपील को खारिज करने के लिए, इस अपील पे दोबारा कहां केस करती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंदिरा गांधी, अपने बचाव करने के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जब तक हम अगला फैसला नहीं सुना देते तब तक इंदिरा जो है सांसद तो रहेंगी, बट वो किसी बैठक में भाग नहीं लेंगे। यानी इंदिरा गांधी को ये बात पक्का पता था कि भाई अगले दिन ना, और वो बात थी आपकी 25 जून की, और इंदिरा गांधी को पता है, मतलब वो बात थी 24 जून की, और इंदिरा गांधी को पता थी कि कल का दिन कहीं ऐसा ना हो मेरे लिए कि मैं देश की प्रधानमंत्री ना रहूं। तो इसलिए उसने 24 जून की रातों ही रात क्या कर दिया था, देश में इमरजेंसी लगा दिया और किसी को पता नहीं चलने दिया। और रात के 2 बजे ना दिल्ली के जितने भी अखबार वाले कंपनी थे ना, सबकी बिजली भी बंद कर दी ताकि कोई छाप ना पाए क्या हुआ। और फिर अगले दिन जितने भी, और साथ ही साथ इधर तो ये हो रहा था, उधर ना बहुत सारे नेता जो लोग थे ना, वो दिल्ली में रामलीला मैदान है ना, वहां पर धरना देकर बैठे हुए थे, इंदिरा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो जब सुबह होता है ना 25 तारीख को, तो उन्होंने तो आपातकाल लगा दिया है, तो सारे पुलिस वाले आते हैं, उन सबको उठा के जेल में भर देते हैं। क्योंकि आपातकाल के दौरान क्या था कि कोई व्यक्ति, हमारे मौलिक अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। और प्लस में आपातकाल के दौरान एक और चीज ये होता है कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। तो इसलिए याद रखना, जो 1975 में, यानी कि आपका 25 जून 1975 में जो आपातकाल लगा था ना, उस आपातकाल के दौरान जितने भी परिवर्तन किए गए थे, जितने भी संशोधन किए गए थे, कहीं ना कहीं वो सारे संशोधन देश में विवादास्पद बने। विवादास्पद मतलब होता है ऐसा संशोधन जिसके लागू हो जाने के बाद देश के अंदर विवाद होता है। अब इनमें हुआ क्या क्या था, तो 38वां 39वां पता क्या कहता है? 38वां 39वां संशोधन ये कहता है कि एक बार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुनाव जीत गया, चाहे वो कैसे भी जीता हो, तो उसके फैसले को आप न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। मतलब इन्होंने कह दिया, मतलब क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि भाई मेरा जो ये उल्टा सीधा हरकत हुआ मेरे साथ, वो इसीलिए हुआ ना क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया। तो इंदिरा गांधी ने 38वां 39वां संशोधन करते हुए ये कहा कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुनाव कैसे भी जीता हो, आप उसकी चुनाव की जीत को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी स्तर के न्यायालय पे चुनौती नहीं दे सकते। और 42वें संशोधन में पता उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब तो आपातकाल लग गया है। अगर मान के चलो आपातकाल अभी देखो 1971 से 5 साल कब होता है, 1976 ना, यानी कि आपातकाल कब लगा है, 75 में। तो इन्हें पता था कि अगर भाई आपातकाल में 1 साल के अंदर हटा दूं तो अगले साल हो सकता है चुनाव हो जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो कार्यकाल 5 साल का होता है ना विधायिका का, उसको बढ़ा कितना कर दिया, 6 साल कर दिया। सुना है चीज? तो कार्यकाल भी बढ़ा करके 1975 के अंदर संशोधन किया गया 42वां, इसमें कार्यकाल जो था वो क्या किया गया, कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके कितना साल कर दिया गया, 6 साल कर दिया, जिसे बाद में वापस से पलट दिया गया। ठीक है, तो वही कह रहा हूं। तो विवादास्पद संशोधन कौन से संशोधन होते हैं, तो ऐसे संशोधन जो देश के अंदर विवाद क्रिएट करे, लोग मारामारी पे आ जाएं। और अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ था ना, कौन सा, किसान बिल, समझ रहे चीज, या फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, CAA, जब आपका वो साइन बाग में पूरा हो रहा था NRC वाली बात। तो ऐसे संशोधन जो होते हैं ना, आमतौर पे क्या होते हैं, विवाद क्रिएट करते हैं। ठीक है, समझाया? तो कुल मिला के तो ये दो तो हो गए आपके कि भाई क्या था कि कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दे सकता, या जीत को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकता। न्यायपालिका में चुनौती ना देने का मतलब ये है कि कैसे जीता, हम जीत गए तो बस जीत गए, तुम मान लो। अब ये मत पूछो हम कैसे जीते, न्यायपालिका में चुनौती नहीं देगा। और 42वां संशोधन जो है ना, ये अपने आप में विशेष संशोधन माना जाता है, क्योंकि 42वें संशोधन के अंदर ना बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश का ना ऐसा कौन सा संशोधन है या ऐसे कौन से नंबर का संशोधन है जिससे कहीं ना कहीं इतने सारे संशोधन किए गए कि वो अपने आप में एक छोटा संविधान बना देगा, तो वह 42वें नंबर का संशोधन। क्योंकि 42वें नंबर के संशोधन को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी छोटा संविधान भी कहते हैं, छोटा संविधान भी हम इसे कहते हैं। ठीक है,
और आपको मैंने बताया कि ये हुआ क्यों था, क्योंकि आपातकाल लगा और आपातकाल लगने के पीछे मैंने कहानी आपको बता दी हल्की सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक हमारे पास, वो ये है कि भाई कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन है जो आपको याद करने हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो पहला 1951 में संशोधन किया गया था, जिसमें क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा करके, मौलिक अधिकार से हटा करके क्या बना दिया गया, 9वीं अनुसूची में कानूनी अधिकार। फिर 1969 में 1969 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। संसद जो है कभी भी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगी, मौलिक अधिकार में कभी परिवर्तन नहीं करेगी। फिर 1989 में ना 61वां संशोधन हुआ था, देखो याद रखने वाला इंपॉइंट है। 1989 में 1989 के अंदर 61वां संशोधन हुआ। 61वें संशोधन के अंदर ये कहा गया है कि ना पहले हमारे लोगों का ना वोट देने का जो एज था वो कितना था, 21, उसे घटा कर कितना कर दिया गया, 18। ये 73वां 74वां संशोधन आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो 73वां है ग्राम पंचायत से और 74वां है आपका नगर पालिका से। 93वां संशोधन 2005 में, जिसमें क्या कहते हैं हमारे पास कि भाई मतलब उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित, यानी कि आपका ओबीसी के लिए रिजर्वेशन और प्लस में कहीं ना कहीं सर्व शिक्षा अधिकार भी इसी के अंदर है। सब मतलब निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, वो सब इसी के अंदर है, ठीक है। फिर 42वां संशोधन की बात करें तो मैंने बताया 42वां संशोधन अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, जिसमें पहला तो क्या किया गया था, 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कार्यकाल कर दिया गया था। और उसके बाद एक और चीज अगर हम बात करें तो ना प्रस्तावना में हमारे जो प्रिम्बल है प्रस्तावना, उसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। और 52वां संशोधन दल बदल पर रोक, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये कुल कुछ महत्वपूर्ण संशोधन थे और आपका जो ये चैप्टर है वो आप यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, तो हमने आपका जो संविधान एक जीवन दस्तावेज है वो चैप्टर को आज हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ।